हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी मधुकर। आज हम बात करने वाले हैं छत से टपकने वाले पानी का क्या इफ़ेक्ट होता है और उसका समाधान क्या है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको विजिट कर सकते हैं विथ ईयरफोन। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। हर इंसान का सपना होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मकान ज़रूर बनाए, और उस मकान बनाने के जल्दीबाजी के चक्कर में वो बहुत सारा गलतियां कर देता है, जिसके कारण से कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद उसे पता चलता है कि जो हमारा मकान बना है उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हैं। उसी में से एक है हमारा स्लैब का कंस्ट्रक्शन कि हम छतों पे करते हैं। अगर स्लैब के कंस्ट्रक्शन को अगर अच्छे तरीके से किया जाए छतों पर, तो हम पानी जो टपकता है छतों से हम उसको काफी हद तक खत्म कर सकते हैं। जो पानी टपकता है छतों से उसके कारण बहुत सारे इफेक्ट आते हैं बिल्डिंग में, जैसे कि स्पॉट्स आ जाना। जो हम देखते हैं कि हमारे जो छत हैं या दीवार हैं उस पे स्पॉट्स आ जाते हैं पानी के सोखने के कारण। जो हमारी वायर्स होती हैं दीवार के अंदर या सेलिंग के अंदर, वो डैमेज हो जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि हम कितना भी कॉस्टली पेंट यूज कर लें, उसमें पपड़ी आने लगती है। ये सारे इफेक्ट काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और इतना कॉस्टली मकान बनाने के बावजूद भी हम उसके मेंटेनेंस में पूरे सालों भर लगे हुए रहते हैं। हम आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम स्लैब का कंस्ट्रक्शन जो छतों पे करते हैं, हम क्या क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि हमें जो पानी टपकने की समस्याएं हैं उसको हम दूर कर लें। तो चलिए हम जानते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा सेंटरिंग। जो हम पट्टा बिछाते हैं मसाले को डालने के पहले, कंक्रीट डालने के पहले, वो पट्टा आप कोशिश करें कि मेटल का बना हुआ हो। मेटल का पट्टा आप बिछाने की कोशिश करें। हम अधिकतर लकड़ी के पट्टे को ज़्यादा यूज करते हैं, और प्रॉब्लम ये होती है कि लकड़ी का पट्टा, कोई कोई पट्टा जो है प्रॉपर शेप में नहीं होता, तो जब हम मसाला डालते हैं तो वो मसाला नीचे गिरने लगता है। अगर आप लकड़ी का पट्टा ही यूज करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले प्लास्टिक को बिछा दें, जो कि 0.5 mm से 1 mm के बीच में होना चाहिए, उतनी थिकनेस का। उसके बाद ही आप उसके ऊपर कंक्रीटिंग करें। दूसरा है स्टैगिंग। आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो हम सेंटरिंग करते हैं उसके नीचे जो भी पाइप या कोई बांस लगा के उसको स्टेबल किए रहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैगिंग। स्टैगिंग हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर कहीं बांस या कोई पाइप छोटा पड़ जाता है तो हम उसके नीचे या तो मिट्टी के ऊपर उसको एडजस्ट कर देते हैं, या नीचे हम कोई ईंट पत्थर लगा देते हैं। गलत तरीका है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो स्टैगिंग के लिए पाइप यूज कर रहे हैं या बांस यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर एक लेंथ का हो। होता क्या है कि जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, जब मसाला डालते हैं, तो वहाँ की जो पाइप होती है स्टैगिंग अपने जगह से हट सकती है, जिसके कारण से क्या होगा, मसाला जो है हमारा वो नीचे गिर जाएगा जब, और उसके स्ट्रेंथ में भी कमी आ जाएगी, मटेरियल की भी बर्बादी होगी। तो हम कोशिश करें जो हम बांस या लगा रहे हैं वो एक प्रॉपर लेंथ का हो। तीसरा पॉइंट है हमारा मटेरियल। मटेरियल में अगर जितनी अच्छी क्वालिटी की मटेरियल होगी, कंक्रीट
जो मसाला होता है वो उतनी अच्छी क्वालिटी की बनती है। तो मटेरियल में अगर हम सीमेंट के बारे में बात करें तो सीमेंट की वैसे एक्सपायरी 3 मंथ की होती है, लेकिन हम कोशिश करें कि मैन्युफैक्चरर्स से 1 मंथ या 1.5 मंथ तक हम वो सीमेंट को यूज कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे टाइमिंग एज बढ़ते चली जाती है सीमेंट की, वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ में कमी आने लगती है। दूसरा है हमारा सैंड, जिसको हम बालू बोलते हैं। आप सैंड में देखें कि जो सिल्ट की मात्रा होती है, जो आप डायग्राम में देख रहे हो, व्हाइट व्हाइट कलर के जो कण दिखाई दे, वो जितना कम होगा उतना वो सैंड अच्छा होता है। फिर तीसरा हमारा मटेरियल है गिट्टी, जिसको कोर्स एग्रीगेट ग्रेवल बोलते हैं। तो गिट्टी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो डेंस हो, घनत्व वाला हो, काफ़ी हार्ड हो, और उसमें किसी तरह की कोई पपड़ी ना हो, जो चमड़ी जिसमें बोलते हैं कि ब्लैक टाइप का या ब्राउन टाइप का चमड़ी उसमें होता है, वो ना हो, एकदम फ्रेश हो। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है बार बेंडिंग। बार बेंडिंग एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अगर जैसे डिजाइन में अगर किसी दो सरिया का अगर स्पेसिंग दिया हुआ है तो वो प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग हो। ऐसा ना हो कि अगर कहीं 30 सेंटीमीटर का स्पेसिंग है और वहां पे हम 35 सेंटीमीटर कहीं दे दिए, कहीं 30 सेंटीमीटर दे दिए, या कहीं एंगल टाइप में चला गया, उस तरह का नहीं होना चाहिए। इसका इफेक्ट ये होता है कि उसके स्ट्रेंथ में कमी आती है। फिर हमारा पांचवा पॉइंट है वाटर सीमेंट रेशियो, या आप ये कह सकते हैं वाटर का मात्रा, पानी की मात्रा जो हम मसाले में देते हैं उसको आप कोशिश करें कम से कम दें, क्योंकि अगर ज़्यादा वाटर की क्वांटिटी हम डालेंगे तो हार्ड होने के बाद उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और हम जल्दीबाजी के चक्कर में, फटाफट काम करने के चक्कर में हम पानी की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि उसकी वर्केबिलिटी तो हाई तो हो जाती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा वाइब्रेटर। अगर हम कंक्रीट जब कास्टिंग कर रहे हैं तो वाइब्रेटर का यूज करें। वाइब्रेटर यूज करने से क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से जो मटेरियल है वो डेंस हो जाता है, जो मसाला होता है। क्योंकि अगर मसाला जितना डेंस होगा वो सीपिंग उतना ज़्यादा कम करेगा, पानी की जो जो सोखता है वो उतना कम होगा। तो हमें इतना भी ज़्यादा वाइब्रेटर से वाइब्रेशन नहीं देना है कि जो हमारी जो गिट्टी है वो नीचे बैठ जाए, क्योंकि ज़्यादा वाइब्रेशन देने से नीचे गिट्टी बैठ जाती है और जो मसाला होता है हमारा सैंड और सीमेंट का, वो ऊपरी सतह पे आ जाता है, जिसके कारण से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और क्रैक होगा तो पानी की सिपिंग तो होगी, पानी तो सोखेगा ही। तो हम कोशिश करें कम से कम वाइब्रेशन यूज करें, लेकिन वाइब्रेटर यूज करें। 7th पॉइंट है स्लोप। स्लोप मतलब जो हम ढलान देते हैं छत के ऊपर, ढलान बहुत नेसेसरी है, क्योंकि अगर हम ढलान नहीं देंगे तो जो वाटर, जो रेन वाटर है या पाइप से कोई लीक कर रहा है पानी, वो एक सतह पे ही रुका हुआ रहेगा, जिसके कारण से वो सीप करना शुरू कर देगा। कंक्रीट अगर अच्छी बनी है तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा सीप करने में, लेकिन अगर कंक्रीट जो मसाला है वो अच्छे तरीके से नहीं बना है तो वो जल्दी ही सीप करना शुरू कर देगा। तो हम क्या करें कि ढलान प्रोवाइड करें। ढलान कितना प्रोवाइड करना है, 1:60, यानी कि हर 1 मीटर रनिंग पे 16.6 mm ढलान प्रोवाइड करें। ठीक है। फिर हमारा 8th पॉइंट है हमारा कॉर्नर। जो हम दीवार और रूफ का जो कॉर्नर देखते हैं वो एल शेप का, हम कॉर्नर मैक्सिमम देखा गया है कि एल शेप का बनाते हैं। हमें कॉर्नर एल शेप का नहीं बनाना। आप जो कॉर्नर आप देखते हो दीवार और रूफ का, वहां पे फिलेट एंगल का स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है। होता क्या है कि अगर वो कॉर्नर एल शेप का रहता है तो वहां पानी ढलान देने के बावजूद वो जब फ्लो करके नीचे जाता है कॉर्नर पर, तो वहां पानी कलेक्ट होते रहता है और जिसके कारण से वो सीप करने लगता है। अगर ज़्यादा
घंटे या ज़्यादा दिनों तक रुका रह गया तो हम कोशिश करें कि वहाँ पे एंगल फिलेट बनाएं, जो कि जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। 9th पॉइंट है सेंटरिंग किए हैं, जो हमने पट्टा बिछाया है कंक्रीट बनाने जो हमारा हार्ड हो जाता है, कोशिश करें कि हम 14 या 21 दिन में उसको डी शटरिंग करें, यानी कि खोलें। नॉर्मली हम देखते हैं 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन या 10 दिनों में खोल देते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 14 दिन रहे, और अगर 21 दिन तक रखते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये सारे क्राइटेरियाज थे जो कि आपको फॉलो करने हैं। होता क्या है कि अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जो हमारा स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का वो काफ़ी कम हो जाता है, और स्ट्रेंथ अगर कमी होगी स्ट्रेंथ में तो आप मान के चलो कि वो सीप करेगा ही किसी भी हालत में। स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मटेरियल डेंस होगा, घनत्व वाला होगा, वो उतना रजिस्ट करेगा वाटर को। अगर आप चाहते हो कि मटेरियल और भी ज़्यादा अच्छा बने और वाटर प्रूफिंग बने, तो आप मटेरियल में एक और काम कर सकते हो। जब आप मटेरियल मसाला तैयार करते हो तो उसमें आप केमिकल्स को ऐड कर सकते हो, वाटर प्रूफिंग केमिकल्स को, जो हम एक बता सकते, जैसे कि हमारा डॉक्टर फिक्सिट है। आप प्रॉपर कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी आप ऐसा अगर कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सारे क्राइटेरियाज थे, और हम तो अभी जाने कि कैसे हम कंस्ट्रक्शन के दौरान हम इसको वाटर जो सीप करता है रोक सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि जब हमारा रूफ छत जो बन गया है तो अगर उसमें सीपिंग हो रही है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।